हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन का एक लास्ट टॉपिक, और वो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया था। अब बस एक आखिरी टॉपिक रह गया पढ़ने के लिए, जो हम कवर करेंगे बिल्कुल इसी लेक्चर में, और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम कहानी समझेंगे आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और इस टॉपिक के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि दुनिया ये बोलती है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि भाई एटलीस्ट साइंस में तो नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। क्या मतलब हुआ इस बात का? बेटा, अपने आज के इस लेक्चर के टॉपिक का जो नाम है ना, ये नाम ही बता देता है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं और क्या याद रखते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। बेटा, अपनी जो टॉपिक का नाम है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तुम एक काम करो, इस नाम में से ये जो वर्ड है ना सर्कुलर, इसको निकाल करके फेंक दो। मैंने क्या बोला? इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके नाम में से तुम ये जो वर्ड है ना सर्कुलर, इसको निकाल करके तुम फेंक दो। हमेशा के लिए हटाने को नहीं बोल रही हूँ बेटा, थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मान लो कि तुम ये जो वर्ड है सर्कुलर, ये टॉपिक के नाम से जो है हटा दे रहे हो। तो फिर टॉपिक का नाम रह क्या जाएगा? इस वर्ड को हटाने के बाद, इस सर्कुलर वर्ड को हटाने के बाद बेटा तुम्हारे टॉपिक का नाम रह क्या जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब जरा तुम ही मुझे बताओ, है, अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो कि क्या हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ नहीं लिया है क्या? पिछले जन्म में नहीं, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि हाँ हम पढ़ चुके हैं। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि जरा बेटा बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ना ये टॉपिक, तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ बेटा यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, तुम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? तो फिर तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि मैम, जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं, उस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे दिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब अपन क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर चुके हैं और आज हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो बेटा मैं तुमको ना लगे हाथ एक एग्जाम्पल दे देती हूँ यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि अब हमें आगे की भी बात करनी है ना आज, तो इसलिए एक एग्जाम्पल तुम सुन ही लो, सुनने में क्या जाता है, ठीक है? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? सपोज हमारे पास एक कार है, ठीक है? कार अपनी जो जर्नी है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है। जर्नी शुरू करके कार कहां से कहां पहुंच गई? पॉइंट ए से पहुंच गई पॉइंट बी तक। तो जब कार पॉइंट ए से बी तक पहुंची तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 1 घंटा। हमने कहा चलो ठीक है भैया, कार ए से बी पहुंची है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 1 घंटे में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कार पॉइंट बी तक पहुंची तो वो रुकी नहीं, वो और आगे गई। वो कहाँ आ गई? पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आ गई। हमने पूछा कि भैया जब कार बी से सी तक आई है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो कार ने बोला कि मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। हमने कहा फिर से 10 किलोमीटर? तो कार ने बोला हाँ। हमने कहा चलो ठीक है, बताओ कि जब तुम बी से सी तक पहुंची 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके तो तुमने कितना टाइम लिया? तो कार ने बोला 1 घंटा। हमने कहा फिर से 1 घंटा? उसने कहा हाँ फिर से 1 घंटा। अब क्या कर सकते, किसी को हम कुछ बोल तो सकते नहीं है, जो है सो है। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, कार सी तक पहुंची है, अब वो रुक जाएगी, लेकिन कार ने बोला नहीं, मुझे तो चलने में मजे आ रही है, तो मैं तो और आगे जाऊंगी। यानी कि अब कार सी से कहां पहुंच गई? कार डी पॉइंट पर पहुंच गई। हमने पूछा कार से कि बताओ भैया, जब तुम सी से डी तक पहुंची तो कितना तुमने डिस्टेंस कवर किया? तो कार बोली फिर से 10 किलोमीटर। और गेस व्हाट, मैंने टाइम भी कितना लिया? फिर से 1 घंटा। हमने कहा ये क्या मतलब हो रहा है?
कार बोलती है कि भाई मैं तो ऐसी चलती हूँ। हमने सोचा कि चलो ठीक है, डी पॉइंट पर जब कार पहुंची है तो अब वो रुक जाएगी, लेकिन कार बोली नहीं, मुझे तो चलने में मजे आ रही है, तो मैं तो और आगे जाऊंगी। मतलब कि कार डी से और आगे गई, कहां तक? पॉइंट ई तक। हमने पूछा कार से कि बताओ भैया, जब तुम डी से ई पहुंची तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो कार बोली तुम ही गैस करो। तो हमने पूछा कि डी से ई तक पहुंचने में कार तुमने फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया क्या? कार बोलती है और नहीं तो क्या। हमने उससे अगला सवाल पूछा कि बताओ तुमने टाइम कितना लिया? तो कार बोली तुम ही गैस करो। तो हमने कहा फिर से 1 घंटा। तो कार बोलती है और नहीं तो क्या। यानी कि कार ए से बी तक पहुंची, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 1 घंटे में। फिर वो बी से सी तक पहुंची, फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इन 1 आवर। कार सी टू डी पहुंची बेटा, फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इन 1 आवर। कार डी से ई तक पहुंची, फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इन 1 आवर। तो बेटा ऐसे तुम मोशन को क्या बोलोगे? जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हो तो वैसे मोशन को तुम क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो वो जो अपनी कार थी ना, तुम उसको बोलोगे कि सुनो कार, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं होगा, बट तुम जिस तरह का मोशन परफॉर्म कर रही हो ना, उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा मैं ये मान के चलती हूं कि तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि अपन ये तो बहुत ही एक बेसिक सा एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन का। अपन ने और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म मोशन का, है कि नहीं? दिल पर हाथ रख करके पूछो, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी। ठीक है, अब एक काम करो, जो तुमसे मैंने पहले करने के लिए कहा था ना कि टॉपिक के नाम में से ये जो वर्ड है सर्कुलर, इसको हटा दो। अब तुम इसका उल्टा करो। क्या उल्टा? तुम वापस से इस सर्कुलर वर्ड को टॉपिक के नाम के बीच में घुसा दो। यानी कि अब तुम्हारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या बन जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप बोलोगे कि मैम मतलब घूम फिर करके हम वहीं आ गए ना, आपने कहा कि पहले हटा दो, तो नाम क्या बन गया? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो तो हमको पता है। अब आप बोल रहे हो कि वापस नाम रख दो, तो घूम फिर करके वहीं तो आ गए ना। अरे ये जो घूम फिर करके बेटा अपन वहीं 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 आ रहे हैं ना, इसका एक क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंस है। क्या तुमको पता है सर्कुलर का मतलब क्या होता है, या सर्कुलर मोशन का चलो मतलब क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट, बेटा मेरी बात को ना एकदम मतलब तुम ये समझ लो कि आज के इस सेशन में मैं जो भी तुमसे बातें बोल रही हूं, जो भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, तुम्हें बस उनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जितना केयरफुली तुम चीजों को सुनोगे, मेरी बातों को सुनोगे, तुम्हें चीजें उतने अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं तुमको बता रही हूं कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा हो, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में तो हो, लेकिन जिस पाथ में वो मूव कर रहा है या जिस पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा हो, वो अगर कैसा हो? सर्कुलर। मैंने क्या बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन जिस पाथ में वो मूव कर रहा हो, जिस पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा हो, यदि वो पाथ कैसा हो? सर्कुलर हो, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक गार्डन है बेटा, सपोज मेरे घर के सामने एक गार्डन है, ठीक है, और वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, मतलब सर्कुलर है। ठीक है, और गार्डन के अंदर बेटा एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, हालांकि बहुत ही बेकार टाइप के मैंने सर्कल बना दिए हैं। लेट मी फिक्स इट। हाँ, अब थोड़ा देखने में जो है अच्छा लगेगा। अरे हाँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इमेजिन करो कि मैम का घर है, घर के सामने क्या है?
एक गार्डन है और गार्डन के अंदर क्या है ना बेटा, एक सर्कुलर ऐसा ट्रैक बना हुआ है, तुमको दिख रहा है ये पूरा सर्कुलर ट्रैक, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई बच्चा ऐसा हो जो बोले कि मैम हमको तो दिख ही नहीं रहा। बेटा चश्मा लगाओ, ये देखो, ये पूरा क्या है, सर्कुलर ट्रैक। ये ट्रैक कहाँ है, मेरे घर के सामने गार्डन है ना, वहां बना हुआ है। ये देखो तुम्हारे लिए यहां पर मैंने कलर भी भर दिया है ताकि तुम्हें दिखे कि ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। या आप इसको सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ट्रैक बोल दो पाथ बोल दो, द सेम थिंग। चलो अब हुआ क्या, इस सर्कुलर ट्रैक में या पाथ में एक आंटी है, एक आंटी है जो रोज वॉक करने आती है। बेटा सुबह सुबह तो हर कोई वॉक पर निकलता है ना, हर कोई मेरे तुम्हारे जैसा तो होता नहीं है, कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, सो मॉर्निंग वॉक पर वो जाते हैं। तो एक आंटी है बेटा जो हर सुबह क्या करती है, सर्कुलर ट्रैक में आकर के वॉक करती हैं, ठीक है। तो सपोज आंटी यहाँ पर थी इनिशियली, जब मैंने आंटी को देखा तो आंटी यहाँ पर थी, फिर उन्होंने चलना शुरू करा, आंटी यहाँ पर पहुँची, फिर वो यहाँ पर पहुँची, ठीक है, फिर वो यहाँ पर पहुँची। तुम बोलोगे मैम आंटी उल्टी हो गई, नहीं बेटा वो बना मैं ऐसे रही हूँ, ठीक है। फिर आंटी आ गई यहाँ पर, फिर आंटी जी आ गई यहाँ पर, और वापस से वो घूम के कहाँ गई, यहाँ आ गई। मैंने सोचा कि चलो आंटी रुक जाएंगी, लेकिन आंटी नहीं रुकी, आंटी बहुत जोश में थी। आंटी ने फिर जो है ना चलना शुरू करा 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 करा, वो घूम के वापस यहाँ आ गई। फिर वो मुझे लगा कि चलो रुक जाएंगी, लेकिन आंटी रुकी नहीं, फिर वो जो है ना ऐसे चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने ये नोटिस किया कि भाई आंटी मोशन में तो है आंटी रेस्ट पर नहीं बेटा, वो चल रही है, वो मूव कर रही है, मतलब वो मोशन में है, लेकिन जिस पाथ में वो मूव कर रही हैं, जिस पाथ के अलोंग वो वॉक कर रही हैं बेटा, वो कैसा है, सर्कुलर है। तो मैं क्या बोलूंगी आंटी को कि आंटी जी आपको पता नहीं है, बट आपको ये जानना जरूरी है आपके लिए कि जो मोशन आप परफॉर्म कर रही हैं वो कैसा है, सर्कुलर मोशन है बेटा। सर्कुलर मोशन की कहानी बस इतनी सी होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो और मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जिस ट्रैक में या जिस पाथ में मूव कर रहा होता हो, यदि वो सर्कुलर है तो उसके मोशन को हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन। बस ट्रैक या पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो मोशन का नाम ही अपन रख देते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। तो मैंने आंटी को जाके बोला कि आंटी आपको नहीं पता, लेकिन आप डेली क्या करते हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो। आंटी भी बेहोश हो जाएंगी कि बाप रे ये जो है ना मैं क्या कर रही हूँ सुबह से आकर के रोज, मुझे खुद ही नहीं पता। बात बस इतनी सी है कि वो सर्कुलर ट्रैक के अलोंग क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही हैं, तो उनका मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या अब आपको इस नाम का मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अपन को पहले से पता था, अब तुमको मैंने सर्कुलर मोशन का भी मतलब समझा दिया। तो अब एक काम करो ना, जो यहां पढ़ा जो यहां पढ़ा उस सबको तुम यहां पर क्या करो, कंबाइन कर दो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आया ना, कि जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब समझ में आया ना, कि जब जो पाथ फॉलो किया जा रहा हो मोशन के दौरान, जो पाथ फॉलो किया जा रहा हो मोशन के दौरान यदि वो सर्कुलर हो तो मोशन को अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो बस उठा करके जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि एक डेफिनेशन अगर तुमको मैं अपने शब्दों में दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो वो कुछ ऐसी बनेगी कि जब मोशन के दौरान जो पाथ फॉलो किया जा रहा हो वो हो सर्कुलर, और जब उस सर्कुलर मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए जा रहे हो, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर मोशन को उठा करके हमने जोड़ दिया, और जोड़ करके क्या बन गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब मोशन के दौरान पाथ फॉलो किया जा रहा हो सर्कुलर, और मोशन के दौरान इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? अब अपन ने यूनिफॉर्म मोशन में बेटा क्या पढ़ा था, है पिछले लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं ना यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में
अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी रहेगी, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए जा रहे हो तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ये बात पल्ले पड़ गई है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मोशन तुम ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में आप क्या बोलोगे? तो तुम्हारे दिल से ये आवाज आनी चाहिए क्या कि मैम यूनिफॉर्म मोशन में हम खुद ही बोल रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो फिर थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मोशन स्पीड क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की? कांस्टेंट रहेगी। यहां पर जो तुमको मैंने एग्जांपल दिया है एक कार का, ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, है ना, तुम किसी भी पॉइंट पर कार की स्पीड निकाल करके देखो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर ही आएगी, है ना। मान लो कि जब कार ए से बी तक पहुंची तो मैंने जो कार थी उससे पूछा कि जब तुम ए से बी आ रही थी तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी? कार बोलती मुझे नहीं पता, तुम निकाल लो। मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ कार जब तुम ए से बी आई तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो कार ने बोला 10 किलोमीटर। मैंने कहा ओके, कितने टाइम में? उसने बोला कि 1 घंटे में। मैंने कहा ओके, यानी कि जब तुम ए से बी आई तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर की थी कि नहीं थी? अरे बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो जब कार ए से बी आई तो उसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कार से पूछा कि कार जब तुम बी टू सी आई तो तुम बताओ कि तुम्हारी स्पीड कितनी थी? तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं लगाती हूँ फॉर्मूला। जब मैं बी टू सी आई तो जो है मैंने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर और 1 घंटे में किया, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्पीड कितनी थी फ्रॉम बी टू सी, अगेन 10 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कार से पूछा जरा बताओ सी टू डी जब तुम आई तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी? तो उसने बोला कि अरे यार फिर से जो है ना मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कार ने बोला कि जब मैं सी टू डी आई मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, तो उसके हिसाब से मेरी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर की। और इससे पहले कि हम अगला सवाल पूछते, कार बोलती है कि मुझे पता है। अब तुम्हारा अगला सवाल ये होगा कि डी टू ई में मेरी स्पीड कितनी थी? तो वही थी जो पहले थी, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की। इसका मतलब क्या कि थ्रू आउट द मोशन कार की स्पीड बेटा कांस्टेंट बनी रही, क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं बराबर बराबर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो थ्रू आउट द मोशन, या टू बी मोर स्पेसिफिक थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट की बेटा स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट रहती है। तो जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसको परफॉर्म करते दौरान जो पाथ फॉलो किया जा रहा है वो सर्कुलर है और इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना हम इन दोनों ही चीजों को बेटा क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं कि पाथ कैसा है? सर्कुलर है, और उस सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं वो इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इसका मतलब क्या कि सर्कुलर पाथ में जो मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ में बेटा जो मोशन हो रहा है, मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। जैसे तुमको यहां पर मैंने आंटी जी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब क्योंकि मैं आंटी जी को केयरफुली ऑब्जर्व कर ही रही थी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब आंटी इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड लगाती हैं तो वो करीब करीब 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 20 तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा, चलो 100 कर देते हैं, है ना। ऐसी भी वॉक का क्या मतलब कि सिर्फ 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक चक्कर में, ठीक है। मान लो कि जब आंटी जी एक चक्कर लगाती है, मतलब जब शुरुआत में आंटी जी कहाँ थी? यहाँ थी। एक चक्कर लगा करके वापस कहाँ गई? वो इधर आ गई। तो मैंने हिसाब क्या किया, जब आंटी एक चक्कर लगाती हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती हैं? 10 तो और कम हो गया, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। और एक चक्कर को लगाने में उनको टाइम कितना लग गया? उनको टाइम लग गया सपोज 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में आंटी जी क्या कर रही हैं? एक चक्कर लगा रही हैं पार्क का, मतलब कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही हैं, ठीक है।
लेकिन तुमसे मैंने क्या कहा था कि आंटी जी एक चक्कर के बाद रुकती नहीं है, वो जोश के साथ आई है कि आज तो मैं अपना वजन कम करके ही मानूंगी। तो आंटी जी क्या करती हैं, फिर से चलना शुरू कर देती हैं, 2 चक्कर मतलब दूसरा चक्कर भी लगा लेती हैं। तो पहले चक्कर में आंटी जी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर, कितने टाइम में, 60 सेकंड में। दूसरे चक्कर में भी आंटी जी कितना डिस्टेंस कवर करेंगी बेटा, पाथ तो वही है ना, अगेन वो 100 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेंगी। कितने टाइम में, आंटी जी जोश में है तो वो कंसिस्टेंट रहेंगी। तो अगर पहला चक्कर मतलब कि पहले 100 मीटर यदि वो 60 सेकंड में लगा रही थी, तो जो दूसरा जो ये समझ लो, जो दूसरा राउंड होगा, जो दूसरा 100 मीटर का डिस्टेंस होगा बेटा, आंटी जी उसको भी कवर कर लेंगी 1 मिनट में, मतलब कि 60 सेकेंड्स में। पहले जाके मना करो, आई बात समझ में। फिर उसके बाद में अब आंटी जी क्या है, जोश में है ना, आंटी जी जोश में है, तो वो बोलेंगे कि 2 चक्कर से मेरा क्या होगा, मैं तो एक और चक्कर लगाऊंगी। आंटी जी फिर शुरू हो गई एक चक्कर मतलब तीसरा चक्कर लगाने में। तीसरे चक्कर में भी आंटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर से 100 मीटर का। अब क्योंकि मैं तो देख रही थी तो मैंने देखा कि यार इस बार भी आंटी ने जो तीसरे चक्कर में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, उसको कवर करने में आंटी जी को लग जाते हैं 60 सेकेंड, मतलब फिर से 1 मिनट। तो तुम जरा ये देखो कि आंटी जी जो मोशन परफॉर्म कर रही हैं, ना सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है बेटा, सॉरी, ना सिर्फ वो सर्कुलर मोशन है ना सिर्फ वो सर्कुलर मोशन है। भाई देखो, सर्कुलर मोशन को पहचानना तो बहुत आसान होता है। जैसे ही आपको पाथ जो है ना सर्कुलर दिख जाए तो तुम बोल दोगे क्या कि ये कैसा है, सर्कुलर मोशन है। तो आंटी जी सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर ही रही है, बट एट द सेम टाइम वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, मतलब कि थ्रू आउट दिस सर्कुलर मोशन उनकी स्पीड क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। तो हुआ ना यूनिफॉर्म मोशन की, नहीं हुआ। यूनिफॉर्म मोशन की खूबसूरती यही तो होती है कि जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट बनी रहती है। यूनिफॉर्म मोशन की ब्यूटी यही होती है कि थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी होती है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि आंटी जी बिल्कुल जोश में है, लेकिन जोश में वो होश नहीं खो रही है कि एक चक्कर को मैंने 60 सेकंड में लगाया था, दूसरे चक्कर को मैं 30 सेकंड में लगाऊंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही हैं। तो पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर मोशन तो है। हमने क्या बोला था आंटी जी को कि आंटी जी आपको पता नहीं, लेकिन रोज सुबह आकर के आप क्या करते हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो। ना सिर्फ सर्कुलर मोशन बल्कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो। तो आंटी जी और सदमे में कि बाप रे, मैं सुबह से उठ करके क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है, ओ माय गॉड। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएंगे इक्वल टाइम इंटरवल्स में, मतलब कि थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? आज अपन इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, when a body travels equal distances in equal time intervals over a circular path its speed is uniform। स्पीड क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वैसे भी जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हैं तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो ही जाती है ना, कांस्टेंट हो ही जाती है। ऊपर से पाथ कैसा है, सर्कुलर है, तो क्या बोल देंगे मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये कहानी होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। क्या कहानी कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी तो शुरू हुई है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अब तुम्हें मतलब समझ में आ गया ना। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ गई क्या, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, है ना। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? इस चैप्टर में क्या हमने सिर्फ स्पीड को पढ़ा है क्या, सिर्फ डिस्टेंस पढ़ा है क्या? हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, हमने वेलोसिटी पढ़ी है। वेलोसिटी के चेंज होने पर हमने एक्सेलरेशन को भी एग्जिस्टेंस में आते हुए देखा है। तो जब भी हम किसी मोशन की बात करते हैं बेटा अब, तो ना सिर्फ उसमें हम स्पीड देखते हैं बल्कि हम वेलोसिटी भी देखते हैं। तो जरा अब मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम बहुत आसानी से बोल देते हैं
कि क्योंकि सर्कुलर मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म टाइप का है, इसका मतलब क्या कि थ्रू आउट द मोशन, सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो वेलोसिटी के बारे में जो है ना तुम्हारा क्या मतलब ख्याल है? हम बहुत अच्छे से बोल देते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? चलो एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। स्पीड का तो हमें पता चल गया कि वो कांस्टेंट रहती है, बट वेलोसिटी का क्या होता है, क्या वो कांस्टेंट रहती है या वो चेंज होती है, उसका क्या होता है एग्जैक्टली इसे समझाने के लिए आ जाओ अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल एक नहीं मतलब दो तीन है। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ये दिख रहा है तुमको ट्रैक, ये देखो ये ट्रैक दिख रहा है तुमको। इस ट्रैक का हमने नामकरण भी करके रखा हुआ है ABCD, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है और पाथ है मतलब, और इसके अलाउंग क्या हो रहा है बेटा, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ था, पॉइंट बी पर था, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ आ गया, पॉइंट बी से सी तक आ गया, पॉइंट बी से सी तक आ गया। मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है। मेरी बात को समझना बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसके अलोंग एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो भी कैसे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आया ना, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो कवर कर रहा है, मतलब थ्रू आउट दिस मोशन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कितनी है स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर स्पीड की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट B to C आता है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हो? बेटा ये मत बोलना कि मैम डायरेक्शन नहीं पता, पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन भी तो होता है ना। तो जब ऑब्जेक्ट B to C जाता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखो क्या हुआ, C पर आने के बाद क्या ऑब्जेक्ट रुकेगा, नहीं, वो रुका नहीं। ऑब्जेक्ट ने बोला कि भाई मुझे तो चलने में मजा आ रहा है, मुझे तो मूव करने में मजे आ रही है, तो मैं तो और मूव करूंगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सी से गया डी तक। और क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट B to C गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो C to D जाएगा तो भी उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो उतना ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ। अब क्या हुआ, अब ऑब्जेक्ट गया D to A सेम वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकेंड की, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, A to D जाएगा सेम वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स साउथ। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में हम बोल सकते हैं कि चलो स्पीड कांस्टेंट है ना, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है बेटा, इसके 4 कॉर्नर तुमको दिख रहे हैं ABCD, तो जितने बार कॉर्नर आएगा बेटा उतने बार क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तुम खुद देखो ना, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स हैं A B C और D, तो 4 बार जो है ना मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस चेंज नहीं हुए। पहले वो जा रहा था ऑब्जेक्ट कहाँ, टूवर्ड्स ईस्ट, फिर वो गया टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर वो गया टूवर्ड्स वेस्ट, फिर वो कहाँ गया, टूवर्ड्स साउथ। तो भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बेटा कांस्टेंट बना हुआ हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना। 4 कॉर्नर्स आए तो मोशन के दौरान
4 बार जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है बेटा तो तुम क्या बोलोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, यहाँ पर वो तो नहीं हो रहा, या फिर आप उसका मैग्नीट्यूड सेम रख करके उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या तीसरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि आप दोनों ही चेंज कर दोगे फिर तो वेलोसिटी तो मतलब चेंज होगी ही होगी, है कि नहीं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। 4 कॉर्नर है तो 4 बार क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया वेलोसिटी का। इतना समझ में आया? मैं तुमको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा चीज़ों को समझाने के लिए और कुछ नहीं। ओके चलो अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। नेक्स्ट तुम शेप देखो। अब ये शेप तुमको दिख रहा है, ये वाला शेप, ये भी बेटा एक क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है ना, ये एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन देखो जरा तुम, मतलब अब जो पाथ है जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो उसका शेप कैसा है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन मतलब वही 6 साइड्स वाला है ना। तो अब देखो जितने बार कॉर्नर आएगा बेटा, जितने बार कॉर्नर आएगा उतने बार क्या होगा, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बी टू सी आ गया तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वेलोसिटी का कहो जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहे 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। फिर जब वो सी टू डी गया, जब वो सी टू डी गया डायरेक्शन फिर बदल गया, जब वो डी टू ई गया फिर बदल गया डायरेक्शन, जब वो ई टू एफ गया फिर भी क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, जब वो एफ टू ए आया फिर से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो यहाँ पर बार बार, क्योंकि यहाँ पर देखो ना इस शेप में नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है, ये रेक्टेंगल था इसमें साइड्स कितनी थी, 4 ही थी, तो 4 साइड थी तो आप बोल दो कि 4 बार जो है डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेक्सागोन है, इस शेप में आप बोल सकते हो कि 6 साइड्स है, तो जब इसके अलोंग मोशन हुआ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन 6 बार बदला। पहली बार ए टू बी, मतलब पहली बार आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ में बदला, फिर यहाँ से यहाँ में, फिर यहाँ से यहाँ में, फिर यहाँ से यहाँ में, जब ऑब्जेक्ट एफ टू ए गया तो बदला, है ना, लाइक दैट। जब वो ए से बी आया तो जो है ना उसका डायरेक्शन बदला। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स थी तो 6 बार क्या हुआ, डायरेक्शन बदला वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड उतना ही है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब हम एक और टिपिकल शेप लेते हैं, कौन सा, ऑक्टागन। ऑक्टागन में क्या होता है, 8 साइड्स होती है ना, ये वही है क्या ऑक्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये क्या है, ऑक्टागन है। जब इसके अलोंग मोशन होगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो तो सेम रहेगा, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब जब साइड्स चेंज होंगी बेटा तब तक डायरेक्शन वेलोसिटी का बदलेगा। ऑब्जेक्ट पहले ए पर था फिर वो गया बी पर, जब वो बी से सी आया तो देखो डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का, ये देखो, है ना। तो ये हो गया पहली बार डायरेक्शन चेंज। फिर जब वो सी टू डी गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही रहा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, दूसरी बार बदला। फिर जब वो डी टू ई गया फिर तीसरी बार बदला डायरेक्शन, ई टू एफ चौथी बार, एफ टू जी 5वीं बार बदला डायरेक्शन, जी टू एच 6वीं बार बदला डायरेक्शन, एच टू ए 7वीं बार बदला डायरेक्शन, और जब वो ए से बी आया तो 8वीं बार बदला डायरेक्शन वेलोसिटी का। तो जैसे जैसे बेटा शेप में आप बोल सकते हो कि साइड्स बढ़ते जाएंगे, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो उतना उतना चेंज होता जाएगा। 4 साइड है तो केवल चार ही बार क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला। यदि पाथ में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे 4 से 6, 6 से 8, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और ज्यादा बार जो है, मतलब मोर नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। आप बोलोगे कि मैम ये इसका क्या रिलेशन है, समझ में नहीं आ रहा, रुको तो। अब देखो हुआ क्या, अब हमारे पास आ गया एक सर्कल, मतलब कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ आ गया। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा इस सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा,
या इस पॉइंट पर क्या होगा, या इस पॉइंट पर क्या होगा, या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो आप पता है क्या बोलोगे कि मैम सर्कल का समझ में नहीं आया, मतलब स्क्वायर का तो समझ में आया था, हेक्सागन और ऑक्टागन का भी समझ में आया था, और इनके एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि जैसे जैसे एक फील्ड या एक शेप के नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो मोर नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 बार ही चेंज हुआ था, यहाँ पर 6 बार चेंज हुआ, यहाँ पर 8 बार चेंज हुआ, लेकिन मैम इसका समझ में नहीं आया। इसका तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि तुमको ये पता ही नहीं है कि एक सर्कल बनता कैसे है। तो बेटा एक सर्कल को बनाने के लिए ना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ छोटी 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 आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइंस आती हैं। मेरी बात को समझना बेटा, एक सर्कल बनता कैसे मैं तुमको वो समझा रही हूँ। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी लाइंस आती हैं, स्ट्रेट लाइंस आती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी स्ट्रेट लाइंस आती हैं लाइक दिस, और वो आपस में आकर के ऐसे जुड़ जाती हैं। बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रेट लाइंस आती हैं और वो आपस में आकर के ऐसे जुड़ जाती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पता है क्या बनता है, देखो मैंने तो बहुत ही बदसूरत सा बना दिया है, चलो मैं इसको फिक्स करती हूँ। अरे लाइक दिस। तो बहुत सारी छोटी 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 ऐसी स्ट्रेट लाइंस आती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी एकदम। वो लाइंस कैसी रहती है बेटा, स्ट्रेट ही रहती हैं, ठीक है, और वो आपस में आकर के जुड़ जाती हैं। तो उनके जुड़ने से क्या होता है, उनके जुड़ने से अल्टीमेटली एक ऐसा सर्कल बन के जो है वो रेडी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर्कल बनता कैसे है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि मैम वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जब हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए जा रहे हैं, है ना, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, अगर पाथ का शेप कैसा है सर्कुलर, तो क्या हुआ भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से वेलोसिटी को भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो चलो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ है से 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर बेटा, सर्कुलर मोशन में ना हर इंस्टेंट पर, हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक सर्कल बना किससे होता है, बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं बेटा, बहुत ही सारी, आई बात समझ में, बहुत सारी छोटी 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 लाइंस आ जाती हैं, एकदम स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और वो आपस में आकर के ऐसे जुड़ जाती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं, तो एक सर्कल बन जाता है। तो अब तुम खुद ही सोचना, है ना, जैसे कि तुम्हें ये वाला केस याद है ना, कि जब रेक्टेंगल में जब साइड्स चेंज हो रही थी, जब रेक्टेंगल में साइड्स चेंज हो रही थी तो डायरेक्शन चेंज होता था। जब ऑक्टागन में या हेक्सागन में साइड्स चेंज होती थी तो डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज होता था कि नहीं। तो बेटा ये जो एक सर्कल यहाँ पर हमने बनाया है, इसमें भी जब ये लाइंस चेंज होंगी, जब इनके साइड्स चेंज होंगे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं। सर्कल दिखता हमको वैसा है, लेकिन वो बनता कैसे, वो ऐसे बनता है, ढेर सारी छोटी छोटी सी लाइंस जो है ना आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइंस, और वो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक सर्कल बन जाता है। तो जितने बार हमें, मतलब आप ये समझ लो कि ये वाली जो शेप्स हैं ये बहुत ही इजी शेप्स हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शेप बन गया। क्यों,
इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो बढ़ गई हैं। आप बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ साइड्स, कौन सी साइड्स? अरे तो जो ढेर सारी छोटी छोटी सी स्ट्रेट लाइंस आकर के कंबाइन हुई हैं बेटा, उन लाइन को ही तो मैं क्या बोल रही हूँ, साइड्स बोल रही हूँ ना। और अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे साइड्स का नंबर बढ़ता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मोर नंबर ऑफ टाइम्स चेंज होता है। यहाँ पर केवल 4 बार चेंज हुआ था वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पर 6 बार हुआ, यहाँ पर 8 बार हुआ। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट साइड्स हैं, तो जितने बार साइड चेंज होगा उतने बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। आई बात समझ में? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ये वाले साइड से निकल करके यहाँ आता है, तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा ना बेटा, ये वाली साइड से निकल करके, ये वाली साइड से निकल करके जब वो यहाँ आएगा तो साइड चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला। जब ऑब्जेक्ट ये वाली साइड से निकल करके ये वाली साइड पर आएगा, लाइन पर आएगा, फिर क्या हुआ, साइड चेंज हुआ। और जब भी इतिहास गवाए कि जब भी साइड चेंज होता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट आया, जब यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट आया बेटा, तो साइड चेंज हुई, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब ऑब्जेक्ट इस साइड से निकल करके सपोज यहाँ आया, फिर से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब वो यहाँ से आया, फिर क्या हुआ, साइड चेंज हुआ, फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब आप ये देखो ना कि एक सर्कल बना होता है ढेर सारे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से और साइड से। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग या एक सर्कुलर पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा बेटा, तो एट एवरी इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट पर बेटा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बदल रही है। और अगर वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब क्या रे, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पूरा बेटा खेल जो है ये इसी चीज का है कि जैसे जैसे एक पाथ या एक आप बोल सकते हो कि शेप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है जब वो बढ़ती जाती है, शेप या पाथ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाते हैं, है ना, जब पाथ में या शेप में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाते हैं तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो मोर नंबर ऑफ टाइम्स चेंज होगा। अगर 4 साइड है तो 4 बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर पाथ का जो शेप है उसमें 6 साइड्स हैं तो 6 बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर 8 साइड्स है तो 8 बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर इनफाइनाइट साइड्स है, क्योंकि हमको पता है कि एक सर्कल कैसे बनता है, ढेर सारी छोटी छोटी सी स्ट्रेट लाइंस आती हैं जो मिल करके क्या बना देती हैं, एक सर्कल का शेप बना देती हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स अगर होंगी किसी शेप में, तो उस शेप के अलोंग जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। एट एवरी इंस्टेंट आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब ये सारी बातें तो अपन ने लिख ही ली है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है बेटा वो यूनिफॉर्म होती है, बट वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होती है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर पाथ, एट एवरी इंस्टेंट आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। आई बात समझ में? अब सवाल ये है कि मैम जब सर्कुलर मोशन होता है, जो हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान एट एवरी इंस्टेंट या एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, बट चेंज होकर के डायरेक्शन होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट C2 D गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट से क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। जब वो यहाँ गया तो क्या हो गया, नॉर्थ से वेस्ट हो गया। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो उसका जो वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन वेस्ट से साउथ हो गया, है ना। तो जब एक सर्कुलर पाथ के अलोंग या एक सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है
और हम बोल रहे हैं कि एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर पाथ एट एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो क्या हो जाता है डायरेक्शन। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि बेटा आपको ना ये सर्कुलर पाथ है, मान लो कि इसके अलोंग जो है ना कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पाथ में मैंने यहाँ पर मार्क करा है पॉइंट ए। इस पाथ में बेटा मैंने एक पॉइंट मार्क करा है पॉइंट ए, और तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि बताओ जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। मान लो कि वो पहुंच गया है पॉइंट बी पर, तो बताओ पॉइंट बी पर क्या होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। मान लो वो पहुंच गया है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर क्या होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। कैसे जो है ना मतलब निकालोगे। तो इसके लिए आपको ड्रॉ करना होता है बेटा टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक बार ही क्रॉस करती है। जहाँ तक मुझे मैथ्स आती है तो मुझे तो यही पता है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक ही बार पास करती है या क्रॉस करती है। तो मान लो कि तुमसे मैंने बोला कि बेटा इस सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो कैसे निकालोगे। तो पॉइंट ए पर जो है आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, और ये जो टेंजेंट होगा ना बेटा ये इस पाथ के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अरे अरे लाइक दिस। आई बात समझ में। देखो मैंने क्या बोला कि पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हमने कैसे निकाला। पॉइंट ए पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो आप बोलोगे कि मैम टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या होगा। बेटा ये टेंजेंट हमें क्या देगा, पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सवाल तो यही था ना कि मैम क्या होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मतलब कि जिस डायरेक्शन में अब ये टेंजेंट जा रहा है वही डायरेक्शन मान लो कि वेलोसिटी का होगा एट पॉइंट ए। और ये जो टेंजेंट है ये क्या होता है, रेडियस के देखो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना, एट 90 डिग्री है ना, एट 90 डिग्री। देखो रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। पॉइंट बी पर तुमसे मैंने बोला कि बताओ बेटा सर्कुलर पाथ का एक पॉइंट बी है, तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आप कैसे बताओगे। तो पॉइंट बी पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। तो ये टेंजेंट हमको बताएगा, मतलब इसकी ही डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगी एट पॉइंट बी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सी पॉइंट पर क्या होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे, यहां पर भी मतलब एट पॉइंट सी ऑल्सो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो टेंजेंट का डायरेक्शन ही क्या बताएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा एट पॉइंट सी। तो ये तरीका होता है बेटा। अच्छा आप बोलोगे कि मैम ये जो टेंजेंट है ना, हम रैंडमली सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि टेंजेंट ही क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है सर्कुलर पाथ में पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम ये जो टेंजेंट है ये तो मतलब आप किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट तो यही बताएगा ना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। आप खुद दिमाग लगाओ, पॉइंट ए पर भी टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। बी पर भी क्या है, बाहर की तरफ। सी पर भी क्या है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मोशन में आप बोल सकते हो कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो सर्कुलर पाथ के बाहर की तरफ होगा क्या, बिल्कुल। मैंने क्या बोला कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो पाथ के बाहर की तरफ होता है। तभी तो मान लो कि मैं एक पत्थर लूँ
और एक रस्सी लूँ, रस्सी के एक एंड पर मैं पत्थर को बांधूं और रस्सी के दूसरे एंड को मैं अपने हाथ में पकड़ लूँ, ठीक है। एक हाथ में मेरे रस्सी है, रस्सी के दूसरे एंड पर क्या है, पत्थर है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, रस्सी को पकड़ करके ऐसे गोल 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 घुमा रही हूँ। मतलब कि स्टोन क्या है, स्टोन है बेटा सर्कुलर मोशन में। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ, ये देखो कि हाथ में रस्सी है और रस्सी के दूसरे एंड पर क्या है, पत्थर बंधा हुआ है, और अब मैं क्या करूं, ऐसे गोल गोल इसको घुमा रही हूं। मतलब कि स्टोन क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन में, ऐसे सर्कुलर मोशन में। तो अगर मैं इस तरह का करतब करूंगी, तुमको क्या लगता है मेरे आस पड़ोस वाले जो लोग होंगे वो मुझे मना नहीं करेंगे क्या? मान लो कि एक बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, खूब भीड़ भाड़ वाली जगह है, और वहां पर खड़े होकर के मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे घुमा घुमा करके ना ऐसे पत्थर घुमा रही हूँ। तो जो मेरे आसपास खड़े होंगे ना लोग, वो मुझसे बोलेंगे कि बस करो, लग जाएगी। किसको लग जाएगी, उन्हें या मुझे? मान लो कि अगर कोई पत्थर ऐसे गोल गोल घुमा भी रहा होगा और वो पत्थर उसको लग जाएगा, तो दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है ना, जब मैं पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाती हूँ ना बेटा, जब पत्थर का सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो चांसेस होते हैं कि अगर वो रस्सी मेरे हाथ से छूट जाए तो वो पत्थर मुझे नहीं लगेगा, वो पत्थर इस सर्कुलर पाथ के बाहर निकल करके जाएगा, किसी और को मार देगा। भाई आप खुद दिमाग लगाओ ना। देखो मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, ये पत्थर है, रस्सी मेरे हाथ में है, और मैं क्या कर रही हूँ, इस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ। तो ये आपको दिख रहा है सर्कुलर पाथ बनता हुआ। इसी पाथ के अलोंग क्या हो रहा है, पत्थर गोल गोल घूम रहा है, और इस पाथ के बीच में कौन है, बीच में मैं खड़ी हुई हूँ। तो और मैं ऐसे गोल गोल करके पत्थर को ऐसे घुमा रही हूँ। तो जिस भी पॉइंट पर सपोज मैं रस्सी को छोड़ती हूँ, इस पॉइंट पर ला करके मैंने रस्सी को छोड़ दिया, तो जो पत्थर होगा ना बेटा, वो घूम करके ऐसे मुझे मेरे सर पे आकर के नहीं लगेगा, बल्कि वो बाहर की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पर मैंने आकर के बेटा रस्सी को छोड़ दिया, तो जिस पॉइंट पर मैंने रस्सी को आकर के छोड़ा, उस पॉइंट पर पत्थर कहाँ था, पत्थर था यहाँ, स्टोन था यहाँ। तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना बेटा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जब मैंने रस्सी को छोड़ा, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा बेटा, पत्थर फेंक जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई आंटी खड़ी होंगी ना बेटा, तो इनके सर पे आके लगेगा टन से। ऐसा क्यों हुआ भाई? मैं जब पत्थर को घुमा रही थी, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा था, जो सर्कुलर पाथ बना था, उसके सेंटर में तो मैं खड़ी थी। तो अगर मैं रस्सी को छोड़ भी देती हूँ तो पत्थर को मेरे सर पे लगना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगा। लगता किसको है, आस पड़ोस वाले लोगों को लगता है। क्यों? यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो हम एक सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन निकालते हैं, वो डायरेक्शन हमें क्या बताता है, वो डायरेक्शन हमको ये बताता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना बेटा, वो सर्कुलर पाथ से बाहर का होगा। आई बात समझ में? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना किसी भी पॉइंट पर, डायरेक्शन क्या होगा, पाथ के बाहर होगा। कि पाथ के बाहर जाकर के क्या होगा बेटा, चीजें फेंकेंगी। जैसे कि सपोज जब मैंने रस्सी छोड़ी तो पत्थर कहाँ था, यहाँ था, स्टोन कहाँ था, यहाँ था। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, टेंजेंट के अलोंग। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, टेंजेंट के अलोंग। तो जैसे ही यहाँ से रस्सी छूटी तो पत्थर यहाँ फेंक जाएगा, अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन में निकल जाएगा। मान लो कि जब मैंने पत्थर को फेंका तो उस समय मतलब जब मैंने रस्सी छोड़ी तो पत्थर यहाँ था, तो इस पॉइंट पर क्या था, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग। तो जैसे ही मैं रस्सी छोड़ूंगी तो ये पत्थर क्या करेगा, इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना बेटा, उस डायरेक्शन में फेंक जाएगा, अंदर नहीं आएगा, बाहर के बाहर फेंक जाएगा। मान लो कि जिस समय मैंने रस्सी को छोड़ा था उस समय पत्थर यहाँ था, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, अलोंग द टेंजेंट। तो जैसे ही मैं रस्सी को छोड़ूंगी पत्थर अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा, सर्कुलर पाथ के बाहर निकल जाएगा, और आसपास के जो लोग होंगे ना बेटा, उनके ऊपर टप टप करके पत्थर बजेंगे उनके सर पे। तो मैं तुमको ये समझाना चाह रही थी कि जब
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है एट एवरी इंस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, जिस पाथ पर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहते हो उस जिस पॉइंट मतलब सर्कुलर पाथ के जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहते हो उसके अबाउट आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो जो ऑब्वियसली रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट के अलोंग क्या होगा बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और वेलोसिटी का डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में बेटा किसी भी पॉइंट पर आप देख लो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम द सर्कल। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सर्कल अलोंग द टेंजेंट होगा, सर्कल से दूर जा करके। इसीलिए जब पत्थर घुमाते हैं ना तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको अपनी चिंता होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको पड़ सकती है, क्योंकि पत्थर बाहर ही फेंकेगा, क्योंकि पत्थर वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग ही चला जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब एक और चीज कि ऐसा नहीं लग रहा कि जब मैं रस्सी को नहीं छोड़ती हूं तो पत्थर जो है बेटा सर्कुलर पाथ में ही मूव करता रहता है, और जैसे ही मैंने रस्सी छोड़ी उस पॉइंट पर वो अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग जो है निकल जाता है बाहर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब तक मैं रस्सी पकड़ के रखती हूं एक तरीके का फोर्स होता है जो पत्थर पर लगता रहता है, और वही फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता रहता है। मैंने क्या बोला बच्चों, मैं इस मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पर यदि पत्थर को फेंकती हूं तो उस पॉइंट पर पत्थर की वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के अलोंग पत्थर मूव कर जाता है। लेकिन जब तक मैं रस्सी को छोड़ती नहीं हूं तब तक पत्थर बकायदा इस सर्कुलर ट्रैक या पाथ के अलोंग मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। इसका मतलब क्या भाई, अभी जब तुम लोग स्कूल जाते हो तो मैं अगर स्कूल की पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तो मैं स्कूल में ही रहना पड़ेगा। और जैसे ही तुम्हारे स्कूल का टाइम ओवर हुआ तुम सीधे क्या करते हो, दौड़ते हो और अपने जो भी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट वाला जो व्हीकल है तो उसमें जाकर बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम स्कूल के अंदर हो तुम्हारे ऊपर प्रिंसिपल का, टीचर्स का एक फोर्स है, और उस फोर्स के चलते चाहे तुम्हें स्कूल में अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, तुम्हें स्कूल के अंदर ही रहना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर स्कूल, जैसे तुम स्कूल से बाहर निकलोगे, काय का प्रिंसिपल काय के टीचर्स, जो मन कर रहा है बल्ले बल्ले हम तो वही करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल प्रीमिसेस से बाहर निकलोगे तो टीचर और जो तुम्हारे प्रिंसिपल है उनका फोर्स तुम पर लगना बंद हो जाएगा। तो फिर तुम्हें जहां जाना होगा तुम वहां जा सकते हो। सेम केस यहां भी हो रहा है कि जब तक मैंने रस्सी को पकड़ के रखा हुआ है, रस्सी एक तरीके का फोर्स लगा रही है स्टोन के ऊपर, और उस फोर्स के कारण जो स्टोन है बेटा वो इस सर्कुलर पाथ में गोल 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 घूमता रहेगा। और जैसे ही मैंने रस्सी को छोड़ा, रस्सी स्टोन पर फोर्स लगाना बंद कर देगी, और जैसे ही स्टोन पर फोर्स लगना बंद हुआ वो अपने उस पॉइंट पर वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा ना उसके अलोंग उड़ जाएगा, फिर वो नहीं रुकेगा। प्लीज मेरी बात को समझो। जब तक स्कूल प्रीमिसेस के अंदर है टीचर का खौफ है, प्रिंसिपल का खौफ है, जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही स्कूल प्रीमिसेस से बाहर निकले, काय का टीचर काय का प्रिंसिपल, जो जहां मन में आए वहां जाओ, जो करना है करो। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है कि जब तक रस्सी को पकड़ा है, रस्सी स्टोन के ऊपर फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स के कारण जो स्टोन होगा बेटा, ठीक है, जो स्टोन होगा ना वो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कि भैया फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे, बिल्कुल भी अंदर नहीं आओगे, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। और जैसे ही रस्सी छोड़ी मैंने, रस्सी ने स्टोन पर फोर्स लगाना बंद किया तो स्टोन फिर अपनी मर्जी का मालिक हो गया। कि जिस पॉइंट पर रस्सी को छोड़ा, मतलब जिस समय रस्सी को छोड़ा उस समय जिस पॉइंट पर स्टोन रहा होगा उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहा होगा
उस वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग ही वो निकल लेगा। कि मान लो कि मैंने जब रस्सी को छोड़ा तो स्टोन यहाँ था, तो इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके अलोंग वो निकल जाएगा। तो जो फोर्स बेटा लग रहा है जिसके कारण स्टोन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तब तक चीजें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हुआ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो है चीजें उड़ जाएंगी। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो कहने का मतलब बस इतना है बेटा कि जो रोप है, ठीक है, जो रस्सी है ना, ये रस्सी ये फोर्स लगाती है, ये रोप फोर्स लगाती है। ये सपोज ये स्टोन है, ये रोप है, तो ये रस्सी फोर्स लगाती है स्टोन के ऊपर अंदर की तरफ। ठीक है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है बेटा, एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ जो कि सेंटर को सीक कर रहा है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रस्सी स्टोन के ऊपर फोर्स लगाती है। कैसा फोर्स? कि स्टोन तुमको कहाँ आना है? तुमको आना है सेंटर की तरफ। और इसकी वजह से, इस सेंटर सीकिंग फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो स्टोन है वो आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। जैसे ही हमने रस्सी छोड़ी, रस्सी ने स्टोन के ऊपर फोर्स लगाना बंद किया, तो फिर अब स्टोन अपनी मर्जी का मालिक है, वो उस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके अलोंग निकल जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब समझ में आ गया? सेंटर सीकिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ जो है ना चीजों को पुश करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये अपन ने पहले पढ़ रखा है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन आता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बेटा? वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? माना कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो हर एक इंस्टेंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या होगा? चेंज होगा। अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा डायरेक्शन वेलोसिटी का, है ना? तो मतलब कुल मिलाकर के वेलोसिटी तो बदलेगी, और अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो बेटा एक्सेलरेशन होना चाहिए ना? बिल्कुल होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होता है, और उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब अपन फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तब आपको वहां पर पता चलेगा कि जब तक कि फोर्स नहीं होता तब तक एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। आप बोलोगे कि मैम एक्सेलरेशन तो पैदा तब होता है ना जब वेलोसिटी चेंज हो, और अब आप बोल रहे हो कि फोर्स चाहिए होता है, अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? बेटा होता ये है कि बात तो वही है कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब फोर्स लगता है। तो जब फोर्स लगेगा वेलोसिटी बदलेगी, और जब वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर स्टोन के ऊपर बेटा फोर्स तो लग ही रहा था, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण हर, आप बोल सकते हो कि इंस्टेंट पर, हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो एक्सेलरेशन आ गया। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको याद होगा अपन ने एक सवाल भी लगाया था डीपीपी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, है फॉर्मूला उसका क्या होता है? v²/r होता है ना, याद है कि नहीं याद है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। चीजें क्लियर हुई? एक बार आ जाओ, फटाफट से मैं आपको समराइज कर देती हूँ। अपन ने सब कुछ कवर कर लिया, बस रीड करना बाकी रह गया, और 2-3 सवाल है बस, वो रह गए। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? जब मोशन हो रहा हो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए जा रहे हों, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, बट वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टेंट पर जो है चेंज होगा ही होगा। अगर एक सर्कुलर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सर्कुलर पाथ में आप बताओ कि
पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। एक सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उस पाथ का रैंडमली मैंने क्या करा, एक पॉइंट चूज किया कि बताओ पॉइंट ए पर, है ना, यहाँ पर पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट का डायरेक्शन ही हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो टेंजेंट होगा ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी चेंज होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी इंस्टेंट, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग दी टेंजेंट। ये तीन बातें समझ में आई आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टेंट पर चेंज होगा। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको क्या रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो अलोंग दी टेंजेंट होता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी सर्कुलर पाथ, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा हमेशा सर्कुलर पाथ से दूर जाकर के होता है। तभी जब अपन ऐसे गोल गोल पत्थर घुमाते घुमाते छोड़ते हैं तो पत्थर जो घुमा रहा है उसके सर पे नहीं लगेगा, आस पड़ोस के लोगों के सर पे लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर आप रस्सी को छोड़ोगे, जिस समय आप रस्सी को छोड़ोगे, उस समय जिस भी सर्कुलर पाथ के पॉइंट पर स्टोन होगा, उस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग वो मूव कर जाएगा, अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग मूव कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है इट इज अवे फ्रॉम दी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ से दूर जाकर के होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप बोल सकते हो कि बनाए रखने के लिए काम करता है। आई रिपीट, एक ऐसा फोर्स होता है बेटा जो ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कोशिश करता है। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कहाँ लगता है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, v²/r, ठीक है। चलो अब फटाफट से अपन रीड करते जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दैट इंस्टेंट, कि किसी भी इंस्टेंट पे यदि आपको डायरेक्शन चाहिए हो तो क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। In every round, the athlete has to change the direction of the motion at 8 corners A, B, C, D, E, F, G, H of the octagon and so on. As the number of the sides of track increases, athlete has to take more turns and number of time. मतलब वही है कि जैसे जैसे किसी पाथ के नंबर ऑफ साइड्स बेटा क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, एथलीट या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपना जो डायरेक्शन है वो मोर नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक indefinitely, we find the shape of the track approaches to the shape of circle. The length of each side tends to be 0 along the circle. The athlete has to change its direction of motion at every point. Therefore, the effective direction of motion is along the tangent to the circular path at that point. It should be clearly understood that in uniform circular motion, only the speed of the body is constant, but जो motion का direction होगा, it is continuously changing. Therefore, velocity क्या होगी, uniform circular motion में continuously change होगी, और hence it is accelerated motion. To calculate the speed of the body in uniform circular motion, हम क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। तो टाइम तो आपको पता ही है, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 2πr, ये भी सबको पता है, मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, एक तो यही है कि अ पीस ऑफ स्टोन इज टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेटेड इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। देन इन स्पोर्ट्स मीट एक एथलीट क्या करता है बेटा, हैमर या डिस्कस फेंकता है, देखो ऐसे, है ना, और ही होल्ड्स इट इन हैंड एंड गिव्स इट अ सर्कुलर मोशन बाय रोटेटिंग इट्स बॉडी. The moment he releases the hammer or discus, it moves in the direction in which it was moving at the time of release. मून भी बेटा क्या करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है ना। तो
Moon moves around the Earth uniformly in a circular orbit. The necessary force is provided by the gravitational force of Earth on the Moon. कि मान लो कि ये क्या है, अर्थ है, ये मून है. हमने क्या बोला, मून जो है ना अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलेशन जो है ना मोशन परफॉर्म करता है. कौन? मून अराउंड द अर्थ. हमको पता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एवरी इंस्टेंट या पाथ के एवरी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के मोशन का या वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट के अलोंग. कि मान लो ये अर्थ है, ये सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग क्या कर रहा है, ये मून मूव कर रहा है. तो इस पॉइंट पर यदि मैं देखूं, है ना, इस पॉइंट पर यदि मैं देखूं तो मून की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द टेंजेंट. ये है मून की वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो बेटा अगर मून की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है तो कायदे से तो मून को ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन मून फिर भी ढीठ बन करके अर्थ के अराउंड क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक स्टोन तब तक सर्कुलर मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जब तक कि मैं रस्सी पकड़ी रहूंगी. जैसे ही रस्सी को छोड़ा, जो स्टोन है वो अपनी उस पॉइंट पर जो भी होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके अलाउंग चला जाएगा. ऐसा कैसे हुआ? तो जब तक मैंने रस्सी को पकड़ा हुआ है, रस्सी क्या करेगी? स्टोन पर फोर्स लगाएगी, जो कि लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होगा? स्टोन गोल गोल घूमता रहेगा और जैसे ही रस्सी को मैं छोड़ूंगी, स्टोन अपने मतलब रस्सी स्टोन पर फोर्स लगाना बंद कर देगी, तो जो स्टोन होगा वो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग निकल जाएगा. तो अगर हम बोल रहे हैं कि अर्थ के अलोंग या अर्थ के आप बोल सकते हो कि अराउंड मून क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है. इसका मतलब कोई ना कोई तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, जो मून को अर्थ के अराउंड गोल गोल घुमा रहा है. तो वो क्या है? अर्थ की ग्रेविटी तो है भाई. अर्थ तो हर चीज के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अपनी ग्रेविटी लगाती है ना. तो बेटा अर्थ की यहाँ पर क्या लग रही है? देखो, ये लग रही है अर्थ की ग्रेविटी मून के ऊपर. कहाँ? उसके सेंटर की तरफ. तो ये ग्रेविटी ही क्या बन जाएगा यहाँ पर? ग्रेविटी ही बन जाएगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मून अर्थ के अलोंग ऐसे गोल 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 घूमता रहता है. वरना तो क्या होगा, अगर मान लो कि ग्रेविटी ना लगती, सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगता, मून बोलता आई बड़ी अर्थ, मैं तेरे आगे पीछे चक्कर क्यों लगाऊं, मैं तो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग निकलना जाऊंगा. फिर सेम केस होता है सन और मून के बीच में. बेटा अर्थ भी तो सन और अर्थ के केस में अर्थ भी तो क्या करती है? सन के अराउंड चक्कर लगाती है ना. तो कैसे? क्योंकि सन क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर टुवर्ड्स इट्स सेंटर. जो क्या बन जाता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है? सन का जो लगता है अर्थ के ऊपर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है. जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है. यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन का अर्थ के ऊपर टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सन लगाता है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अपना. इसीलिए अर्थ क्या करती है? गोल गोल चक्कर काटती है सन के. जिस दिन सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद करा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हुआ अर्थ के ऊपर, अर्थ बोलती है आया बड़ा, मैं जो है ना क्यों तेरे आजू बाजू चक्कर लगाऊं, मैं चली अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग. The motion of Earth around the Sun is also uniform circular motion, which is accelerated motion. The necessary centripetal force is provided by the gravitational pull of Sun on the Earth. The tip of seconds hand, minutes hand and hours hand of a watch displays uniform circular motion on the dial of the watch. घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड, ये भी क्या करते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करते रहते हैं. अब कुछ सवाल कर लेते हैं, आ जाओ. A cyclist goes once round a circular track of diameter this much in 5 minutes. Calculate its speed. Speed कैसे निकालेंगे? Distance upon time से. Distance कैसे निकालेंगे? अभी बताया था 2 pi r by t. 2 into pi की वैल्यू 22/7. रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक का? अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, आधा कर देंगे तो आ जाएगा रेडियस. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 pi r और टाइम कितना दिया है? मिनट. तो मिनट्स को बेटा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना. अब इसको पूरे को आप सॉल्व कर लो.
ठीक है, मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 1 जा, अरे सॉरी यहाँ पर 60 आएगा, 30 नहीं आएगा बेटा, 60 आएगा। ठीक है, ओके। फिर ये हो जाएगा कितना, 5, ये हो जाएगा 60। अब ये 5 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 3 20 जा 60, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 22/20 आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10 जा कितना आ जाएगा, 1.1 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी बेटा साइक्लिस्ट की स्पीड 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस 2πr/t कर दिया है। ये देखो, आगे बढ़े। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो सेकेंड हैंड है बेटा घड़ी का, उसकी जो है आपको स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे। वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2πr से, तो 2 × π × r/t। बेटा सेकेंड हैंड को घड़ी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है। जैसे मान लो कि अभी आपके घड़ी की जो सेकेंड हैंड है वो कहाँ है, 12 पर है। दोबारा से उसको 12 तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड्स है ना। तो 60 सेकेंड्स, बाकी 2πr कर दो, 2 × 22/7 कर दो, और r कितना हो जाएगा, लेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। तुम्हारी इच्छा हो तो इसको बेटा मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। अब इसको पूरे को सॉल्व कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 0.16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड। बेटा ये वाला क्वेश्चन तो अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना, तो कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको टाइम चेंज हो जाएगा, बाकी सब सही रहेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 × π × r कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम, अब क्योंकि यहाँ पर मिनट हैंड है बेटा, तो मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, 1 घंटा, मतलब कि 60 मिनट्स, मतलब कि 3600 सेकेंड्स, राइट। भाई देखो, जो सेकेंड वाला कांटा होता है वो एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगाता है, 1 मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड। और जो मिनट वाला हैंड होता है, जैसे कि अभी जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पे है, दोबारा से उसको 12 पे आने पे कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा, मतलब कि 3600 सेकेंड्स। बाकी देखो सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.7 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने मोशन चैप्टर को कम्प्लीटली मतलब कवर कर लिया है, सारे टॉपिक्स को हमने एकदम डिटेल में जा करके डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन से फिर हम क्या करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।